अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यस सर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। एक क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं आज। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ऑप्शन ए मान लो है -1 1 -1 1, इस तरीके से कंटिन्यू है। ऑप्शन बी है 2 2 2, ऐसे कंटिन्यू है। ऑप्शन सी है 1 3 5 7। ऑप्शन डी है -1 -3 -5 -6। हाँ, तो सानिया पहले तुम बताओ कौन सा एपी नहीं है इसमें से। सर 1 मिनट सोच रही हूँ मैं। आसिफ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर इसमें सर बी वाला मुझे नहीं लग रहा है, बी नहीं होगी एपी। नॉट एन एपी, बी। यस सर। ठीक है, चलो सानिया कुछ सर, आंसर दिमाग में? सर 1 मिनट। नहीं हो। मैं भी है। देखो ऑप्शन सी में तो हमें दिख रहा यस सर, ये तो है, एपी है ये तो। है। यस ऑप्शन सर डी है, और इन दोनों में से है कोई। 1 मिनट सर। आसिफ, A2 यस सर। ऑप्शन डी में कितना है कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस सर, -2 है सर। -2। ठीक, तो ये दो तो एपी हो गए। चलो सर ये यस सर। सर इन दोनों में, इन ए और बी में कंफ्यूजन है हमें सर, क्योंकि इसमें भी कॉमन डिफरेंस यही आ रहा है कि बी वाले में हो जाएगा 0। डी सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म होता है ना, तो 2 - 2 0 हो गया। ये तो 0 हो गया। ठीक है, यस सर। और ये डी 1 1 + 1, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे 2। चलो अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। यस सर। एपी हम उस सीक्वेंस को कहते हैं that have a common difference between its terms। जितने भी टर्म्स हैं सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो जो भी डिफरेंस है वो कॉमन यानी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जैसे हमने सी, ऑप्शन सी की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्लियर आ रहा है 2। चाहे 3 -1 करो, 5 -3 करो, 7 -5 करो, कुछ भी करो, सब में डी आएगा, डी इज इक्वल टू 2 आएगा। तो ये यस। तो एपी हो गया। ऐसी ऑप्शन डी -2। इसमें देखो डिक्रीज होते जा रहे हैं टर्म, -1 से शुरू हुआ, -3 -5 -7, तो ये भी एपी। ऑप्शन बी 2 2 2, कोई चेंज नहीं, यानी डी क्या हो जाएगा? 0। यस सर। और ऑप्शन ए में -1 1 -1 1, इस तरीके से चल रहा है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं लूं तो 1 -1 1 यानी 2 + 2। +2 है। -1 था +1 हो गया, इंक्रीज हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखो 1 से -1 यस माइनस, सर। फिर क्या हो रहा है? +2।
तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देखो +2 है, -2 है, फिर +2 है, तो ये तो एपी नहीं होगा। ठीक है, ये तीन ऑप्शन तो आपको क्लियर होने चाहिए थे एकदम, कि यहाँ तो D2 है और -2 है तो ये एपी है, और इधर कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, इन दो टर्म के बीच में +2 है, फिर -2 है, फिर +2 है, फिर -2, तो ये तो एपी है ही नहीं, कंफर्म। अभी ऑप्शन बी बचा, यस सर। ये एपी काउंट होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा काउंट। ये काउंट होगा। सर डिफरेंस, सर कॉमन डिफरेंस तो 0 है सर। तो क्या हो गया, कांस्टेंट तो है। हाँ क्वेश्चन है सर। डेफिनीशन में ये कहता है कि कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अब डी चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो, अच्छा, तीनों केसेस में वो एपी काउंट होता है। ओके सर। ठीक है, यस यस सर। सर, कोई भी एपी आप अगर देखो, चाहे पॉजिटिव है डी, नेगेटिव है या 0, सब एपी में काउंट होंगे, लेकिन चेंज अगर हो गया तो वो एपी नहीं। अच्छा, ठीक, यस यस सर। सर, ओके, तो मैं क्लियर करता हूँ। यानी एपी जो सीक्वेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि कोई टर्म होगा, पहला टर्म, उसे हम A1 की जगह ए भी लिख लेते हैं, नॉर्मली ए ही लिखते हैं, यस सर, और फिर A2, A3, ऐसे ये चलता रहेगा अप टू n, अगर फाइनाइट एपी है, यानी नंबर खत्म हो रहा है उसका, और इनफाइनाइट है तो फिर A2, A3 ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो एपी समझ में आ गया, और ये यस सर, टर्म्स हो गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, an। an को हम कहेंगे nth टर्म। nth टर्म मतलब ये n पे डिपेंड करेगा, अगर मैं n = 5 ले लूं तो an बन जाएगा A5, यानी फिफ्थ टर्म। अगर n मैं कह दूं 10 तो ये बन जाएगा A10, A10, यानी 10th टर्म। तो हम किसी भी एपी को n की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो हमें टर्म्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला होता था nth टर्म निकालने का, an। yes sir, an equals to a plus n minus 1d, a प्लस n minus 1 d, डी। d, तो ये पहला फार्मूला है एपी में जो आपको याद रखना है, an = a प्लस n n माइनस minus, डी। yes sir, ठीक है, शोएब, शोएब नहीं है सर वो। नहीं ज्वाइन कर रहा है, ठीक है चलो। तो इसमें हम टर्म्स को अगर डिफाइन करें तो an = हो जाएगा nth टर्म, ठीक, a हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और n नंबर ऑफ टर्म्स, और d लास्ट में कॉमन डिफरेंस। common difference, first term, ठीक है, इसमें शोएब, यस सर। अभी हमने ये क्लास शुरू करी है, एपी से हमने डिस्कस करना शुरू किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। यस सर आई नो। इससे पहले हमने ये कहा था कि डी सेम रहना चाहिए, और डी चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या 0 हो, तीनों केसेस में एपी कहलाएगा ये। अगर कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है कहीं भी पूरे एपी के अंदर तो वो एपी नहीं है। अब nth टर्म का हम फार्मूला लिख रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। अब ये जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होगी
उसी हिसाब से ए एन भी चेंज होता रहेगा। मान लो इस फार्मूले में मैंने n इज इक्वल टू 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 यानी 1 D। तो सेकंड टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अगर n मैंने 10 रख दिया तो A10 यानी 10th टर्म ऑफ AP हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 9 9D। ठीक है, तो इस तरीके से हम AP का इस AP का कोई भी हम टर्म निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। एक जगह तो ऐसे यूज होगा कि मान लो AP दे रखा है आपको 2 3 4, इसमें तो चलो 1 1 ही आ गए, तो इसका 100 टर्म बताओ क्या होगा। 2 3 4। तो हम सीधे इस फार्मूले में रखेंगे, n को मान लेंगे 100, तो a प्लस 99D, a की वैल्यू 2 और 2 D की और वैल्यू 1। हाँ 3 माइनस 2 1 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी जगह ये फार्मूला ऐसे भी यूज हो सकता है कि मान लो एक दूसरा AP है कोई 3 7 11 15 ऐसे कंटिन्यू अप टू मान लो तुम इसे 95 लास्ट टर्म। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए विच टर्म ऑफ AP is 95। 95, तो क्या करेंगे इसमें? n वाला 94 रख लेंगे। 95 कौन सा टर्म है ये बताना है, तो यही फार्मूला यूज होगा। an की जगह 95, चलो करके बताओ आंसर क्या है। अच्छा इसी का हाँ यही क्वेश्चन जो है ना, यस दिस वन, ये एक AP गिवन है, इसका लास्ट टर्म है 95, ये पूछा विच टर्म ऑफ AP इज 95, ये 95 कौन सा टर्म है यस बताओ। 24 होगा सर। कितना? 24 24। n इक्वल टू। तो हम इसमें यही an वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। हम एज्यूम कर लेंगे an जो है मान लो 95 यानी nth टर्म 95 है, n की वैल्यू नहीं पता हमें कि 10th टर्म है 11th है 12th है कौन सा टर्म है ये नहीं पता, तो n मान लिया हमने। an 95 हो गया, a फर्स्ट टर्म 3 और d 4, n हमें निकालना है, तो इस फार्मूले में रखो n की वैल्यू आ जाएगी। ये 95 24 आ रहा है सबका n, मेरा तो सर यही आ रहा है 24। और सानिया और श्वेत क्या आ रहा है? Yes, sir. 3n माइनस ये देखो 95 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 3 इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, 92 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया 23 प्लस 1 इज इक्वल टू n। यस सर आ गया 24। ठीक, तो an का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और करते हैं an पर ही। मान लो ये AP है गिवन, सेवन से शुरू हुई, 77 ले लो, 77 से शुरू हो रहा है, तो 6 6 हम माइनस कर रहे हैं, 71 इसमें से 6 माइनस किया 65,
फिर 6 माइनस किया, ऐसे कंटिन्यू। क्वेश्चन में ये पूछा है इज 0 a term of this AP or not। ये पूछेंगे कि 0 इसका टर्म होगा या नहीं होगा, या फिर और हाँ हेलो, और फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। ये मान लो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ये ए है और ये बी है। ये करना है आपको। क्वेश्चन क्लियर है? ये एपी दे रखा है यस सर। और इसमें हम से देख सकते हैं सीधे डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू कितनी है इस एपी में? सर 6 है, वो Six? माइनस -6। -6। हाँ, ये माइनस का ध्यान रखना। और फर्स्ट टर्म हो गया 77। ये दो चीज तो हमें पता चल गई डायरेक्ट। अब ये बताना 0 इसका टर्म होगा या नहीं होगा, पहला पार्ट क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट an इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि कोई एक टर्म में मान लो यहाँ कहीं 0 आ रहा है। अब ये कौन सा है, इसे कह दिया हमने an। ठीक है, यस सर। तो an इज इक्वल टू 0, ये तो हो गया। अब अभी तक एक ही फार्मूला पढ़ा तो वही फार्मूला लिख लो, और Yes, कोई sir. फार्मूला है नहीं अभी। an is equal to a plus n minus 1d an की जगह आ जाएगा 0 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 77 और d की वैल्यू -6। यहाँ तक क्लियर है? yes sir. सिर्फ हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लेट 0 जो है वो nth टर्म है इस एपी में, तो वो एज्यूम करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि है या नहीं है? हमने तो एज्यूम कर लिया। सर जो डिवाइड ना हो, डिवाइड ना हो मतलब? मतलब ऐसे जैसे कोई फ्रैक्शन में आ रहा है तो कोई मतलब नहीं होगा सर। ठीक ठीक ठीक। n की वैल्यू निकालो और बताओ कितनी आ रही है। n की वैल्यू आ रही है सर हो गया 77 -6 सर 83/6। 83 इधर जाके माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। n इज इक्वल टू 83/। हाँ आ गई ये वैल्यू? यस सर। फिर यस सर। अब देखो, अब हम आंसर क्या कहेंगे इसमें? इज 0 अ टर्म ऑफ दिस एपी? यस कहें या नो कहें? नो, क्यों? परफेक्ट जवाब नहीं आया। परफेक्ट नहीं है n की वैल्यू। हाँ। देखो क्यों कहा, अब इसे समझो जरा। ये 77 जो है ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट। 71 कौन सा टर्म है? सेकंड। ये है थर्ड। यस। ठीक, तो an जो भी होगा वो पूरा क्या होना चाहिए? एक इंटीजर। मान लो 11th टर्म है या 12th है या 23rd है, जो भी है, ये n की जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होनी चाहिए? परफेक्ट इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। हाँ 83/6 हो जाएगा 13 पॉइंट समथिंग।
तो हम किसी टर्म को ये नहीं कह सकते कि ये 13.8 टर्म है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एन अगर परफेक्ट इंटीजर हो जाता, मान लो यहाँ 83 की जगह 84 हो जाता, तो हम इसे कह देते 6 1 6 14। तो हम कह देते जीरो कौन सा टर्म है, 14। लेकिन परफेक्ट इंटीजर नहीं बना, इसका मतलब ए एन जीरो नहीं है, तो जीरो इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो यस को हम कट कर देंगे, इसका आंसर है जीरो इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। समझ गए ये? यस Yes. सर, समझ। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड किया है, अब ये पूछा फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। निगेटिव टर्म कब बनेगा, जब इस टर्म के अंदर या तो जीरो आएगा या जीरो के आसपास कोई वैल्यू होगी। ठीक है, या यस तो सर। जीरो होती वैल्यू या जीरो के आसपास कुछ होता। मान लो ये हमने आगे से एक्सटेंड किया, ये निगेटिव वैल्यू आ गई पहली कोई, इसको इससे पहले कहीं ना कहीं जीरो के आसपास कोई वैल्यू होगी, हो सकता है 1 हो 2 हो, और उसके बाद डायरेक्ट ये निगेटिव आ रही हो, क्योंकि इस केस में जीरो इसका टर्म नहीं है। तो हम ये जो पहला पार्ट किया है, इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, अगर डायरेक्ट ये बी पार्ट पूछा होता, ए नहीं पूछा होता, सिर्फ बी पूछा होता, तब भी हमें ऐसे ही करना होता, हम जीरो मान के ही करते, क्योंकि निगेटिव निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि निगेटिव से पहले वाली वैल्यू जीरो के आसपास कौन सा टर्म आ रहा है। तो देखो ये 14 से थोड़ा कम था कुछ, तो मैं ये लिख सकता हूं कि फर्स्ट निगेटिव टर्म विल बी 14th टर्म। ये लाइन में लिख सकता हूँ या नहीं, ये क्लियर हो रहा है या नहीं, ये बताओ। सर ये एपी दिया है, पहला पार्ट अगर ये दिया होता कि जीरो एपी का टर्म है या नहीं, तो हम ऐसे डायरेक्ट कर लेते, समझ में आ रहा था कि क्या करना है। यस सर। लेकिन अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा होता, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और ऑप्शन दे रखे होते -3 -4 -5 -6 ऐसे, तब भी आपको पहले यही स्टेप करना था, ए एन इज इक्वल टू जीरो लेके ही करना होता। इस स्टेप से क्या फायदा हुआ, क्या पता चला हमें, देखो ये एन की वैल्यू पता चली, यस सर। एन आ रहा है 83/6, यानी अगर इसमें डिवाइड करूं तो 13.8 के आसपास आएगा। 40, हाँ यही आ रहा है। ठीक, यानी जो इस एपी में जो जीरो आ रहा है वो 13.8, यानी ये कोई 13th टर्म है और ये कोई 14th टर्म है, इसके बीच में ये जीरो बन रहा है कहीं। ठीक है, यस सर। यस सर। पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा, 14 होगा सर। 14 होगा ना, ये माइनस होते हुए चल रहे हैं सारे नंबर। ये 77 था फर्स्ट टर्म, 77 था सेकंड टर्म, 71 था थर्ड टर्म, 65 थी, इस 65। तरीके से ये नंबर चल रहे हैं। तो यहाँ कोई 13th टर्म होगा, ये जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन 14th क्या हो जाएगा, छोटा, नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि हमने जब इस स्टेप से देखा तो जीरो 13.8, यानी इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है जीरो, तो ये टर्म बड़ा होगा और ये टर्म छोटा होगा। तो हमें इससे ये पता चल गया कि फर्स्ट निगेटिव टर्म विल बी 14th टर्म। ये क्लियर हो गया?
यस यस सर। सर। ये कंपटीशन में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो निगेटिव के लिए अब 14 टर्म पता चल गया, तो अब हमारा जो क्वेश्चन रिड्यूस हो गया वो बस ये बन गया कि हमें क्या निकालना है, A14। तो A14 निकालना आसान है। A हमें पता है, D पता है और N भी पता चल गया। तो AN का जो फार्मूला है A प्लस N-1 इंटू डी, इसमें वैल्यूज रख दो। A हो गया 77, N 14 हो गया क्योंकि 14th टर्म है, और D हो गया -6। आंसर बताओ कितना है? होगा सर, -1। -1। -1। यस -1। सर। -1 सर। -1, ठीक। हम्म। क्लियर। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में जो जो किया वो फिर से समझ लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमें सिर्फ क्या दिया था, एपी दिया था, और मान लो ये कुछ नहीं दिया होता, जीरो वीरो टर्म नहीं पूछा होता, डायरेक्ट सिर्फ पूछा होता फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। एपी। तो इसमें भी हमें वही प्रोसीजर करना था। पहले हम मान लेते कि निगेटिव से पहले जीरो होगा कहीं ना कहीं, तो हम जीरो की वैल्यू से फाइंड करेंगे कि निगेटिव टर्म कहाँ आएगा। तो हमने ए एन मान लिया 0, एन की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, यानी इस पूरे एपी के किसी टर्म में जीरो नहीं आ रहा है, किसी के बीच में जीरो है कहीं। हाँ। तो ये कहाँ आ रहा है, 13.8, यानी 13 टर्म और 14 टर्म के बीच में है, इसके और इसके बीच में। अब ये डिक्रीजिंग एपी है, तो इस साइड वाला टर्म पॉजिटिव होगा, जीरो से कुछ बड़ा होगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव। होगा। तो हमने निकाल लिया A14, तो आंसर आ गया -1, यानी इसमें कहीं पर -1 आ रहा है, और ये 14th टर्म है, और ये इस एपी का पहला निगेटिव टर्म है, फर्स्ट निगेटिव है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। अच्छा, ये पूछता अगर मैं कि लास्ट पॉजिटिव नंबर, लास्ट 13 पॉजिटिव टर्म। 13 टर्म। 13th वाला निकालते हैं सर। हाँ, तो हाँ। तब भी स्टेप यही होता है, ए एन इजिकल टू 0 करके ही हम शुरू करते। यस सर। फिर हम यहाँ देखते हैं, अच्छा 13.8, यानी 13 तो पॉजिटिव होगा, 14 नेगेटिव होगा, तो लास्ट पॉजिटिव पूछा तो 8 13 निकाल लो। हाँ। A13 कितना आएगा? सामने ठीक है, पड़ेगा सर। इस टर्म से निकालना क्यों पड़ेगा, इससे बताओ ना, -1 से। भाई इसमें कितना कितना 5 माइनस होगा करते सर। चल रहा हो, 6 माइनस करते हुए चल रहा हो। 5। 5 होगा सर। 5। 5। तो 13 टर्म 5। का होगा 5। 5। तो लास्ट पॉजिटिव पूछता तो आंसर होता 5, फर्स्ट नेगेटिव पूछा है तो -। ठीक। क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एपी के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि फार्मूले बहुत कम है इसमें। एक एन का फार्मूला है और 2 सम के फार्मूले हैं बस, यस और कुछ सर। नहीं है इसमें। अब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हम। इफ 8 times the 8th term of an AP is equal to 15 times the 15th term of that AP, then 23rd term of that AP is option
ऑप्शन ए है 144, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है कांट बी डिटरमाइंड। ये है क्वेश्चन। Eight times the eighth term of an AP is 15 times the 15th term of that AP, then 23rd term of that AP. अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर। हेलो, यस सर। यस आवाज सर। ब्रेक हो गई थी, अब आ रही है? यस सर अब आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा, तो ये देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 8 टाइम्स द 8th term of an AP is equal to 15 times the 15th term, तो 23rd टर्म पूछा है AP का। यानी ये कोई AP है, मान लो A, A2, A3, ऐसे A8 टर्म है, A15 टर्म है, A23 टर्म है। तो कह रहा है अगर इसको मैं 8 टाइम्स कर दूं, यानी 8 इंटू A8 इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, वो 15 इंटू A15, ये क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड करवा रहा है हमसे A23। क्लियर क्वेश्चन? यस सर। चलो अब अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या बन रहा है। वही ए एन वाला फार्मूला लगा देंगे हम, यस लेकिन इसमें हमें ए भी अननोन है और डी भी अननोन है, दोनों अननोन है। सर आया कुछ? इसका आंसर डी आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड, डी। शेर ने चलो ये बताया, और किसी का? सर सी आ रहा है मेरा 0। 0। और सानिया और आरिज कुछ आ रहा है आंसर? चलो देखो करके देखते हैं। 8 इंटू A8, तो A8 कितना हो जाएगा? A प्लस 7D, 15 इंटू A प्लस 14D, अब इसे अगर हम करें तो ये हो जाएगा 8A 56 56D इज इक्वल टू 15A प्लस प्लस 210 14 इंटू 15, 210 150 प्लस 60, 210, सही है। अब इसको इस साइड ले जाओ तो 15A माइनस 8A हो जाएगा हो जाएगा सर 7D। 7A, हाँ 7 है। और ये कितना बचा? 56 माइनस कर दो इसमें से, तो बचेगा सर 22B।
वो मतलब बचेगा सर 154D। इज इक्वल टू 0 0। 7 कॉमन हो जाएगा सर। 7 अगर कॉमन भी ले ले तो आ रहा है a प्लस 2D 222। D इक्वल टू 0। अब देखो 0 है तो इसे हम सर सर जैसे यहाँ पर 8A प्लस 56D इक्वल्स टू 15A प्लस 210D है, तो सर जब हम 15A को उधर लेकर जाएंगे तो -7A आएगा ना? नहीं, इसको इधर लेके जा सकते हैं, इसको इधर लेके आ सकते हैं। मैं इस साइड लेके आया, ये बड़ा नंबर था ना, देखो दोनों, ये मैं इस साइड लिया है ताकि पॉजिटिव ही रहे, वरना तुम इस अच्छा। साइड करोगे तो दोनों निगेटिव होंगे, माइनस कॉमन लेके हटा दोगे तब भी यही हो जाए। हाँ अब देखो ये आ गया a प्लस 22D, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस ये किसका फार्मूला बन गया? ये 23 हो गया। a23 कितना आ गया? 0। यानी करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? सी। यानी अगर इस एपी पे हम थोड़ा ध्यान ध्यान दें तो क्या हो रहा था, 8 टाइम्स 8 टर्म, यानी ये 8 था जो पहले आया, फिर A15 और फिर A23। तो अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करें ये बराबर था इसके 15 के, यानी इसे हमें देखने से ये पता चल रहा है कि ये एपी जो है वो डिक्रीजिंग टाइप का एपी है, क्योंकि बाद वाले नंबर की बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रही तब भी ये इसके 8 टाइम्स के बराबर है। इक्वल हो रहा है। डिक्रीजिंग है तो A23 और छोटा होगा, लेकिन छोटे में ऑप्शन 1 भी था, 0 भी था, तो हम सिर्फ इतना तो निकाल सकते थे कि डिक्रीजिंग एपी है, लेकिन आंसर नहीं निकलता। तो आंसर के लिए हमें फिर इसी स्टेप को फॉलो करना होता है। तो nth टर्म में सिर्फ एक ही फार्मूला है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन अलग अलग बनते रहते हैं। ठीक। यस सर। अब हम देखते हैं, फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड दिया है एंड लास्ट ऑफ एन APR 3, 7 and 47. Find how many terms, like option A है 10, option B है 12, option C है 14, option D है 16। ठीक है, क्वेश्चन तो ये सिंपल है। यस फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है। एपी में कितने टर्म्स हैं ये बताना है, यस यानी ए गिवन है, A2 गिवन है और AN लास्ट टर्म जो है 47। एन की वैल्यू बतानी है। सर बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। बी सबका बी आ रहा है, दो लोगों का तो आ गया पता नहीं। यस सर बी आ रहा है। ओके, देखो AN का जो फार्मूला है वो है A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN हमें दे रखा है 47, ठीक है, और
ए डायरेक्ट गिवन है, एन तो फाइंड करना ही है हमें, और डी हम निकालेंगे किससे, डी आएगा A2 माइनस ए। फर्स्ट और सेकंड टर्म गिवन है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो डी होगा। सर बी आ रहा है 12। डी हो गया 4, तो डी भी पता चल गया, इसमें रख दो। यस 47 सर। इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 4, ये हो गया 44 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 11 प्लस 1 12, यानी कितने टर्म्स हैं इस एपी में, 12। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक। if 3x x plus 10 and 3x plus 2 are in AP, then value of x is option A 6, option B minus 6, C 0, none। ये बताओ करके जल्दी से कैसे आंसर क्या आ रहा है। सर एक मिनट। सर हाँ, डी हो रहा है सर मेरा, डी। ऑप्शन बी, सर डी आएगा, डी डी। Sir, option D. सर डी आ रहा है। डी नन ऑफ दी, ऑप्शन डी कह रहा हो, दिल्ली वाला डी। यस सर, डी वाला डी। क्या आ रही है एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यू आ रही सर 18/4। 18/, सेक्शन में आ रहा है। यस सर, हाँ। चलो देख लेते हैं। 3 टर्म्स हैं एपी में है, मान लो ए बी सी आर इन एपी, ये एपी में दे रखे है। तो एपी का मतलब क्या है कि इनका जो डिफरेंस है और इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, सेम। यानी ये भी डी होना चाहिए और ये भी डी होना चाहिए। तो बी माइनस ए शुड इक्वल टू सी माइनस बी। बी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। यानी 3 टर्म अगर एपी है तो ये बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए, इन दोनों का मीन, एवरेज। तो हम ये सब चीजें तो याद रख लो, डायरेक्ट कभी कोई पूछ ले तो बात अलग है, वरना हम सिर्फ यही लेके चलेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। सेम। यानी x प्लस 10 माइनस 3x शुड इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। तो ये हो गया x प्लस 10 माइनस 3x इज इक्वल टू, पिन कर दो इसे, 3x प्लस 2 माइनस माइनस, ये हो गया माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। x वाले एक तरफ कर लो, और ये 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x, 18 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 18/4 यानी 9/2। तो 9/2 इसमें कोई नहीं है, तो d क्या है, नन ऑफ।
क्लियर? यस सर। यस सर। करते हैं if number A B C D E form an AP, then value of A minus 4B plus 6C minus 4D plus E is 1, option B 2, option C 0, option D none. 4D plus if इस बार number 5 टर्म्स हैं AP में, A B C D E, तो वैल्यू पूछिए इसकी A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E। कैसे करें? कैसे प्रोसीड करें, क्या होगा? कर रहे हैं सर अभी। एक नंबर ये 5 नंबर हैं A B C D, ये AP में है। A फर्स्ट टर्म है, A को तो A ही रहने दो। B सेकंड टर्म है, यस सर। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? A D प्लस, अच्छा D इसमें है तो तुम्हें कुछ और लेना पड़ेगा। हम इसे चेंज कर देते हैं, कैपिटल D बना देते हैं। तो मैं C को लिख सकता हूँ A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 5D और 4D। ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा? ये देखो माइनस प्लस में है था, तो हो सकता है ये A और D आपस में कैंसिल होके वैल्यू आ जाए। सर ये कैसे आ गया B इक्वल्स टू A प्लस डी? सर मेरी ये समझ में नहीं आया। देखो अभी जो तुमने पढ़ा था, तो मान लो A है, ये A2 है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा? थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। हाँ यस सर। कि कोई भी जो AP होती है इसके बीच का डिफरेंस D तो होता है। अगर इसमें मैं D ऐड कर दूं तो A2 मिलना चाहिए, तो मैं फिर से D ऐड कर दूं तो A3 आ जाना चाहिए। तो मैंने सब A से रिलेट कर दिया, यानी फर्स्ट टर्म में एक बार डिफरेंस जोड़ूंगा तो B, 2 बार डिफरेंस जोड़ूंगा तो C, 3 बार तो। यस सर। अब इसके अंदर वैल्यूज रख दो, A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E। सिर्फ कैपिटल इसलिए किया कि यहाँ पर D था पहले, तो कंफ्यूजन होता। D प्लस D, 6 A प्लस 2D
ओके माइनस, आ रहा है सर, इसका सी आ रहा है ऑप्शन। अरे चलो a प्लस 3t और प्लस a प्लस 4, a माइनस 4a माइनस 4d प्लस 6a प्लस 12d माइनस 4a माइनस 12d प्लस a प्लस 4d। देखो 12d से ये कैंसिल, माइनस 4d से ये 4d कैंसिल, क्या बचा प्लस का एक a प्लस का 8a माइनस 4a माइनस इक्वल टू क्या आ गया, यानी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो ये नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये याद रखना है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if angles of a triangle are in AP, then the middle angle is 60 degree, 90 degree and 1। एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, वो क्या है आपस में एपी में है। तो मिडिल एंगल पूछा है, बीच वाला एंगल कितना है। ये कोई ट्राइंगल है, ये 3 एंगल है, तीनों एपी में है, ए बी और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ए बी सी आर इन एपी, पहली चीज। और दूसरा हमें क्या पता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। 180। बी ऑप्शन होगा सर। 60 डिग्री। यस सर। चलो देखते हैं, ये हमें पास इंफॉर्मेशन है दो, ए बी सी एपी में और ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। आंसर बता, मिडिल एंगल यानी ये बीच वाला, ये बी, इसकी वैल्यू बतानी। 60 डिग्री। तो दो तरीके से करने के, या तो अभी जैसे पहले पिछला क्वेश्चन किया था वैसे कर लो, ए को ए मान लो, बी को मान लो, सी को कुछ मान लो। लेकिन तीनों का सम है। कोई मान लो बी को। आसिफ, यस सर। एंगल कैसे एज्यूम किया है? सर पहले तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 माना सर, वो तो दिया होता है। हाँ ठीक है। उसके बाद सर वो वाला जो आपने कॉमन डिफरेंस वाला भी बताया वैसे किया सर। टू बी इक्वल बराबर ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। यस सर, यस जी सर। अब सर उससे ए प्लस सी का वैल्यू निकाल ली, 180 दिया जहाँ पर। ठीक है, ठीक, समझ गया। यस सर। हाँ, और बताओ शुएब, आर इज सानिया, यस सर। कुछ आ रहा है या क्वेश्चन कहीं फंस गया सॉल्यूशन में? नहीं सर, आ रहा है। सर जैसे आपने पहले करवाया था कि ए को ए मान लो, बी को मान लिया सर ए प्लस डी, इस टाइप से। हाँ, अभी हम 2-3 तरीके से इसे करके देखते हैं, कौन सा सही बैठेगा, अब ये हमें देखना पड़ेगा। पहला तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे,
हमने इसे a मान लिया, यस सर। इसे a प्लस डी मान लिया, सी को ए a प्लस टू डी। प्लस 2d मान लिया। फिर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें रखा कि a प्लस बी प्लस सी 180 है। लेकिन देखो यहाँ सब प्लस में है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें कुछ पॉजिटिव थे कुछ निगेटिव थे टर्म, यस उसकी वजह से वो कैंसिल हो रहा था। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 3a प्लस प्लस 3d 3d। इक्वल्स टू 1। 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3। तो a प्लस डी कितना आ गया? 60 डिग्री। अब देखो a प्लस डी क्या था? यही बी एंगल ही था जो हमें निकालना। यस सर। हाँ। तो एक तरीका तो ऐसे हो गया। यस सर। दूसरा, जैसा भी आसिफ बता रहे थे, उन्होंने क्या किया, हमने पहले ये पढ़ा था कि अगर 3 ए बी सी एपी में है, इन एपी, ठीक है, तो a माइनस बी होगा b माइनस सी के बराबर, और b अगर इधर ले जाओ तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी। ठीक है, यस सर। अब हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a प्लस सी की जगह हम रख सकते हैं 2b, तो ये हो जाएगा 2b प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल b आ जाएगा 60 डिग्री। ये भी तरीका है। और तीसरा एक और है, हम इस तरीके से नंबर नहीं मान रहे, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी सी, ए को मानते हैं हम a माइनस डी, बी को मानेंगे a, और c को मानेंगे a प्लस डी। ये भी फॉर्म होती है रखने की एक। यस सर। ये तब ज्यादा हेल्पफुल होती है जब डेटा इसी टाइप का हो, a प्लस बी सी प्लस सी वाले टाइप का। इससे क्या फायदा होता है, इस तरीके से रखने में डी डी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। डायरेक्ट ये बन जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ सब ए कैपिटल और स्मॉल हो गए, हम ए में कंफ्यूजन होगा फिर तुम्हें। हम इसे कैपिटल ए माइनस डी कर देते हैं, इसे कैपिटल ए मान देते हैं। तो इसकी जब वैल्यू रखी तो ये कैपिटल ए हो गया इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ए था यहाँ पर एंगल बी के बराबर, तो एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा। तीनों जो प्रोसीजर है तीनों ठीक है, आंसर सबसे आ रहा है देखो, और सब लगभग Yes, सेम ही sir. टाइम ले रहा है। लेकिन ये जो लास्ट वाली मैंने अप्रोच बताई है, ये हमेशा जब भी सम वाली टाइप की होती है इसमें बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि इसमें डी की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है सीधे। ठीक है, तो कर आप इस तरीके से भी सकते हो, ऐसे भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया हमारी जो हमने पढ़ा है अभी तक ए एन पर। जो दूसरा फार्मूला होता है एपी में वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसे हम शो करते हैं एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। इसका फार्मूला याद है क्या होता है? Yes, sir. Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1d. गुड, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेम ही टर्म्स है, ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी कॉमन डिफरेंस। तो
तो एक फार्मूला ये होता है और दूसरा हम यूज करते हैं n+2 a+l, वेयर l जो होता है वो लास्ट टर्म। अगर किसी एपी का तुम्हें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों गिवन है तो तुम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो फिर सम निकालने का। तो ये दो फार्मूले प्लस एक an वाला फार्मूला, बस ये दो तीन ही इसमें फार्मूले हैं एपी के अंदर। यार अब इसमें एक सम निकालने के लिए एक पूछता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये थोड़ा अलग से याद रख लो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सर जो से स्टार्ट होता है 1 से। 1 से, हाँ। जैसे हम नेचुरली जो काउंटिंग करते हैं इसलिए नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे ही गिनना शुरू करते हैं, यही नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 टू n। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, क्या होता है याद है किसी को? यस सर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सर n/2 ब्रैकेट n+1। सर n+1/2। यस सर, यही होता है। देखो अगर इस फॉर्मूले में हम a की जगह 1 रख दें और d की जगह भी 1 रख दें, क्योंकि इसमें देखो a भी 1 है और d भी 1 है, तो ये आ जाएगा। या डायरेक्ट में n है तो n/2, a क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है n। सर ये सम इसका n+1/2 होता है, n/2 कहाँ से हो गया ये? बात तो वही है। ये मल्टीप्लाई में है ना आपस में। सर नहीं, आप समझे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ इसका फॉर्मूला n+1/2। इसको मैं ऐसे लिखूं या दोनों को मिला के लिख दूं वैसा यही बोल रही हूँ मैं। या फिर इसको अलग करके लिख दूं? अच्छा एक ये तो मल्टीप्लाई में है ना, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की नीचे रहेगा, ठीक एक है। ही बात है सारे। तो देखो ये फार्मूला आया कहाँ से? सम वाले में अगर हम ये यूज करें, लास्ट टर्म n है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये हो जाता है। अब इस पे देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि फाइंड सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, यानी S100 कितना हो जाएगा? सीधे यही फार्मूला यूज करना है, n की जगह क्या रख दो 100, 100/2 इंटू 100+1, 1 यानी 50 इंटू 101। 1 कितना हो गया 50 इंटू 101? 50 होगा सर। सर 5050। भाई 50 इंटू 100 होता तो 5000 हो जाता और उसमें +50 ऐड कर दो। यस सर। तो ए के फार्मूला अलग से याद रख लो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। ठीक, Sn के ये दो हैं, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर लास्ट टर्म पता है तो ये ज्यादा इजी होता है यूज करना। और एक फार्मूला बस हो गया an का, an इज इक्वल टू a+n-1। जी। बस ये इतने फार्मूले हैं आपके इस पूरे टॉपिक। क्लियर? यस यस। सर। क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 1 7 13 19 would sum
अप टू 1160। ऑप्शन ए है 10, 20, 30, 40। कितने टर्म्स हो गए जिनका सम मिला के आएगा 1160? ऑप्शन दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी? एपी गिवन है हमें। एपी गिवन होने का मतलब होता है कि आपको ए भी पता है और डी भी पता है। दो चीजें तो पता चली जाती है। ये तो हो गया 1 और डी हो गया 3 नहीं है, ये होगी 7। तो ये हो गया 7 माइनस 1 6, 13 माइनस 6 6 अगर डी की वैल्यू है +6। दो चीजें पता चल गई। सम दे रखा है, कितने टर्म्स का है ये नहीं पता, यही हमें निकालना है, यानी एन निकालना। 2 1 2 2 1 2 2 6 12 तो एस एन का फार्मूला यूज कर लें। कोई लास्ट टर्म हमें नहीं पता तो हमें एस एन का वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। यस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू और 2 जा 8 एस एन है 1160। जा 36 n नहीं पता हमें, ये है 1 तो ये हो गया 2 और d था 6 तो हो गया 6n माइनस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो 1160 इंटू 2 सर 2320 हो जाएगा 1160 इंटू 2 2320। ठीक है, ये हो जाएगा n 6n माइनस 4। इसे कॉमन ले सकते हैं 3n माइनस 2 से कैंसिल, तो ये फिर से 1160 ही बन गया। ये है इक्वेशन, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यार। यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। सर। करो फिर भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। कर रहे हैं करोगे? कर रहे हैं सर कर रहे हैं। ऑप्शन से नहीं करोगे? ऑप्शन नहीं से करना है सर। अच्छा, ऑप्शन से कर रहे हो। यस सर। भाई अब दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें, या फिर अगर ऑप्शन से ही मिल जाए आंसर तो और भी बढ़िया बात है।
सर बी 1 होगा। 0 इज इक्वल टू n इंटू 3n माइनस 2। 2 हाँ ऑप्शन 1 रख के देख लो 10, ये आ रहा है सर। ये हो जाएगा 30 माइनस 2, 28 इंटू 10 280, बहुत कम है, यस सर। तो हम नहीं डायरेक्ट होगा। सी पे आ सकते हैं। बहुत कम लग रहा है तो हमें लग रहा है 20 से भी शायद ना बने बात, यस सर। यस सर। तो सी पे भी आ सकती है। अगर लाइन वाइज ही रख के चलना है तो 20 रख के देख लो, 20 रखे देख लो सर एक बार। आ जाएगा 20 से नहीं। देख लो सर क्या देखने में ठीक है चलो 20 रख के देख रहे हैं हम, 10 से तो नहीं बन रही थी बात। तो 1160 इस साइड है, 20 हाँ 23 is 60 minus 2 58, 58 2 is 116। अरे ये इसमें आ गया 20 हाँ सर आ गया। सर आ गया। ही आ गया, ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, दूसरे ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया। ये तो हमने ऑप्शन से मान लिया शॉर्टकट, वरना हम Yes, क्या करते फिर, शॉर्टकट नहीं आ रहा था दिमाग में, टाइम था हमारे पास। सर वही तो कर रहे हैं सर, उससे सॉल्व हो ही ना रहा है। अच्छा तब ये काम आता है क्वेश्चन जब आपके पास ज्यादा आपको मुश्किल लगे, कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए और हो नहीं रहा है, तो इसी में बैठ के चलो टाइम पास कर लेते हैं। तो 3n स्क्वायर माइनस 2n, यानी 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1160 इज इक्वल टू 0। अब तो फैक्टर बनाने में भी इसमें बहुत मेहनत लगेगी, मेहनत लगी सर, इसीलिए तो। वरना फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज करोगे तब भी b स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन से ही आंसर लगा लेंगे सर, इधर नहीं जाएंगे कहीं आगे। देखो ऑप्शन में भी एक चीज ध्यान रखना, जब इस फॉर्म में जब तक वो क्वेश्चन, तो यहाँ ऑप्शन रखना ज्यादा इजी है, यस सर। क्योंकि यार दो सिंपल टर्म है उनकी मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तुमने, तो अब ऑप्शन रखना भी मुश्किल हो जाएगा, जरा डिफिकल्ट बन जाता है। मतलब सॉल्व करने से तो आसान है, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट है। ये Yes, फॉर्म सबसे इजी होती है ऑप्शन रखने के लिए, एन और इसकी मल्टीप्लाई है, तो एन रख के जाओ मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इस तरीके से देखो इजी है। अगर yes, इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लेता तो फिर मुझे ये सॉल्व करना पड़ता, 3 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 माइनस 1160, तो ये डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और कैलकुलेशन में भी गड़बड़ होती है। ये सबसे इजी होती है फॉर्म। तो कभी भी इस स्टेप पर अगर पहुंचो, क्वाड्रेटिक हो या कोई भी चैप्टर हो जहाँ मल्टीप्लाई इस तरीके से और ऑप्शन हो, तो सबसे सिंपल है ऑप्शन रखना है। yes, sir. क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 3 consecutive terms of AP whose sum is 9 and product is 3375। फाइंड करने हैं 3 टर्म जिनका सम क्या होगा 9 और प्रोडक्ट क्या होगी 3375। प्रोडक्ट ऑफ देयर क्यूब्स, नंबर्स की प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट ऑफ देयर क्यूब्स। Yes, यानी अगर 3 मैं मान रहा हूँ ABC, तो A प्लस बी प्लस सी तो 9 होना चाहिए, और A क्यूब इंटू बी क्यूब बी क्यू। इंटू सी क्यूब, ये 3375 ये होना चाहिए। ये है मतलब क्वेश्चन एक तरीके से। तो इसमें मैं तुम्हें ऑप्शन दे नहीं रहा हूँ, वरना तुम डायरेक्ट ऑप्शन से कर देते इसे सॉल्व करना है। ऑप्शन से कैसे हो जाता देखो, whose sum is 9, ये yes, बहुत इजी पार्ट था इस क्वेश्चन में।
तो जो भी 3 ऑप्शन होंगे उनका सम करके देख लो कि 9 आ रहा है। तो हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन से आपके 2 ऑप्शन हट जाते, लेकिन दूसरे में फिर एक न एक आपको प्रोडक्ट करनी पड़ती। मतलब ये डायरेक्ट ऑप्शन से हो सकता था क्वेश्चन आराम से, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं अच्छा दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे सॉल्व करो। देखो 3 नंबर है ए बी सी, और पहली इंफॉर्मेशन में सम दिया है। तो मैंने जो तुम्हें बताए थे नंबर्स की, अगर मैं इसे कैपिटल ए ले रहा हूँ क्योंकि स्मॉल यूज हुआ है, अगर मैं इन्हें इस फॉर्म में मान लूं, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या फायदा होगा जब मैं इसका सम करूंगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 गिवन है, तो ये डी वाले जो पार्ट है ये आपस में खुद ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। डी से डी कैंसिल, सर ए की ए वैल्यू, आपने सर वेट सर ए आपने ए माइनस डी कैसे कर दिया? ए ये दूसरी कोई वैल्यू है, कैपिटल ए ले लिया मैंने, अच्छा क्योंकि यहाँ स्मॉल ए यूज हो गया था ना, इसीलिए मैंने चेंज करके कैपिटल बना दिया, वरना हम नॉर्मली स्मॉल ए माइनस फॉर्म में लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसलिए मैं इसे चेंज, ए की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने कैपिटल ए ले लिया। तो देखो इस फॉर्म में मानने से सबसे आसान ये होता है कि ये डी से डी वाले टर्म कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ लो कहीं ना कहीं काम आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। सर आपने जो बी की जगह माना है सर वो डी माना है सर, और आपने वैल्यू वो निकाली सॉरी, वो नहीं दी। गलत लिख दिया, ये नहीं होगा, वो कैपिटल है। क्या तो ये अच्छा यहाँ भी डी लिख दिया, इसे माइनस डी मानते हैं, इसमें फिर डी ऐड करेंगे तो डी हट जाता है, और फिर प्लस डी करते हैं तो ये आ जाता है। तो इस तरीके से हम टर्म लेते हैं। कॉमन डिफरेंस अभी भी डी का ही है सब में, अगर निकालेंगे तो। अभी तो 3 थे ये, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि 5 नंबर्स हो, मान लो ये 5 नंबर है, यस तो तब क्या एज्यूम करेंगे हम, तब -2d से शुरू करते हैं। ए को मानेंगे ये, बी को मानेंगे ये, सी को मानेंगे ये, डी को मानेंगे ए प्लस डी, ना ई को, और जो आखिरी नंबर है 5 उसे माना हमने ये। अभी भी देखो कॉमन डिफरेंस डी का ही है, यस लेकिन इसका सम करेंगे तो ये डी वाले सब हट जाएंगे, सीधे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जब भी ऐसे सम हो और 3 नंबर हो 5 नंबर हो एपी में, तो इस तरीके से रखना बहुत ईजी होता है, डी से डी कैंसिल करते चले जाते हैं और ए आ जाता है। तो 3 नंबर हमारे पास अब आ गए, 3 माइनस डी, मिडिल वाला नंबर आ गया 3, और ये आ गया 3 प्लस डी। तो एबीसी ये आ गया। अब सेकंड जो डेटा वो यूज करना है, इनका क्यूब इज इक्वल टू दिस। तो एक तरीका तो यह है कि डायरेक्ट वैल्यू रख दो, फिर आपको क्यूब रूट सॉल्व करनी पड़ेगी। क्यूब रूट निकालनी आती है? यस सर आती है। क्यूब रूट
देखो बी हमें पता चल गया है 3, हम्म बेटर है पहले 3 से लेके इसे डिवाइड कर दो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ये को अभी ऐसे ही रहने दो, सी क्यूब ऐसे रहने दो, 3375 डिवाइड बाई बी का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 27। तो 3 से जब हम इसे 7 5 12 और 3 15 18 9 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 9 3 27 7 6 बचा 63, 9 7 63 और 3 से फिर डिवाइड करो, ये हो जाएगा 125 आएगा सर। 125। 125 आ गया। ए क्यूब इंटू सी क्यूब इज इक्वल टू 125। अब डायरेक्ट वैल्यू रखने से अच्छा है कि पहले दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो। यस सर। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। 125 किसका क्यूब है? 5 का। 5 5 से 25 इंटू 5 125। ए इंटू सी इज इक्वल टू 5। अब वैल्यू रख दो, ये 3 माइनस डी 3 प्लस डी इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म में। यस सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब इसमें वैल्यूज रख दो तो हमें पता चल जाएगा। +2 लेके चलते हैं तो इज इक्वल टू +2 ले रहे हैं तो 3 -2 हो गया 1, 3 5 -2 लेते हैं तो 3 -2 1 3 और नहीं 5 3 और 1। सर सम तो आ गया, b+2 रखकर 9 हो गया, a प्लस b प्लस c। नहीं आ गया ना डी। 1 3 5 आ रहा है, इधर 5 3 1 आ रहा है, वो एक ही बात है। यानी नंबर्स जो हैं वो क्या है? 1 3 और 5। 5। देखो इनका सम 9 है और इनका क्यूब करेंगे उसकी प्रोडक्ट इतनी आएगी 337। ठीक है। सर इस क्वेश्चन में क्या सर केवल एक ही मेथड है यही है? क्या सर इस क्वेश्चन में केवल एक ही मेथड है यही वाला, और कोई मेथड नहीं है? ये आवाज कट रही है तुम्हारी, ब्रेक हो रही है। हाँ सर मैं कह रहा हूँ जो जो क्वेश्चन अभी आपने कराया सर, इसका यही मेथड है और कोई दूसरा है, कोई मेथड नहीं है सर सॉल्व करने में? नहीं नहीं, इसी में देखो ये पहली चीज ये एज्यूम करना, इससे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप ए बी सी इस फॉर्म में एज्यूम कर सकते हो। पहला फायदा ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जब आपने इसकी प्रोडक्ट में रखा तो बी की वैल्यू आपको पता चल गई, तो आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, वरना यहाँ तीनों में डी होता वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता, क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती। तो जब भी इस तरीके से 3 हो, वो पिछले क्वेश्चन में भी लास्ट में मैंने इसलिए तुम्हें ये चीज क्लियर कर दी थी कि जब भी 3 नंबर एपी में हो या 5 नंबर एपी में हो और उसमें सम दे रखा हो, तो इस टाइप से रखना ज्यादा इजी होता है, ताकि आप डी डी वाले ही टर्म कैंसिल कर दो। देखो 2 अननोन हो जाते हैं ना, एक ए और डी, तो एक अननोन तो कम से कम खत्म हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से सॉल्व करना इजी है। ठीक है। यस सर। अब एक लास्ट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है, हम सम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सम निकालना है हमें।
AP है इस टाइप से शुरू हुआ, मान लो 10 से, 10 8 6 4 2 के बाद क्या हो जाएगा 0 और फिर माइनस नंबर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। कंटिन्यू है ऐसे। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, फाइंड हाउ मैनी टर्म्स such that sum of AP is 18। सिंपल ये है क्वेश्चन। आपको बताना है कितने टर्म है कि इस AP का सम कितना हो जाए 18। 18 हो जाए। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो वही है, SN लेते हैं हम, n/2 लोगे, 2a 2a plus प्लस n-1 इंटू डी करोगे। A है हमारा 10 इसमें, तो ये हो जाएगा 20 और ये n-1 और D है -2। ठीक, सम हमें लेना है 18। जैसा भी पिछला क्वेश्चन किया था 36, ये हो जाएगा n/2 and 20 -2n + 2, तो 22 - 2n, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 - n, ये आ गया 36। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अभी मैंने टर्म्स तुम्हें सिंपल दे रखे थे, तो देखो इन दोनों टर्म का मिलके ही क्या हो रहा है, सम 18 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, n = 2। ठीक है, यस सर। देखो सर 2 n equals to 2 कैसे आ गया? इन्हीं दो टर्म का सम 18 हो रहा है ना, देखो 10 और 8। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तो n 2 सेटिस्फाई करेगा इसे, देखो 2 इसमें। लेकिन एक चीज ये भी है कि यहां तक इन सब का सम करो, देखो इधर 6 है, इधर -6 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 minus 4 4 कैंसिल। -4 कैंसिल करेगा, 0 - 2 2। minus कितने टर्म, 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टर्म्स का सम भी क्या होगा, ये 18 है इस साइड। वो तो सर कनेक्शन बहुत टाइम लगेगा। देखो यानी कि हम अगर सिर्फ 2 टर्म का सम करते तब भी 18 आएगा, और अप टू A9 जाए तब भी सम क्या आएगा, 18 आएगा। 18। तो इस केस में n के 2 आंसर होंगे, यानी 2 टर्म्स का सम भी 18 है और 9 टर्म्स का सम भी 18 है। ऐसा पॉसिबल है, देखो यहाँ निगेटिव आने लगे, ये इसको कैंसिल कर दिया इन सबको। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ते हैं 2 सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पर n 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 9 भी 9 भी। satisfy कर रहा है। 9 कैसे कर रहा है सर, एक बार और बता दीजिए। नहीं, 11 - 9 2, 2 × 9 18 आ रहा है। यस सर। इन सब का सम करके देखो ना, ये टर्म्स जो लिखे हैं, ये देखो +6 है, यस सर। इधर -6 है, इसका सम करोगे 0 हो जाएगा। यस सर। 4 में से ये -4 0 हो जाएगा, 2 में से -2 0 हो जाएगा, तो सम वही 18 ही रहेगा। भाई ये 9 टर्म लिखे हुए हैं ना तुम्हारे सामने, इन यस सब सर। का सम कितना है, 18 ही आएगा। नहीं है सर। तो इस केस में n के 2 आंसर होंगे, यानी चाहे 2 टर्म का सम करें या 9 टर्म का सम करें, सम हमेशा क्या रहेगा, 18। 18 रहेगा। हाँ, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यस। तुम्हें अगर 10th में क्वेश्चन याद होगा,
एक क्वेश्चन ऐसा था कि ये लॉग्स थी कुछ, मान लो इसमें 6 है, इसके ऊपर कितनी रखी थी 5, एक एक कम करते जा रहे थे हम। यस सर थी। एक क्वेश्चन ऐसा, यस था। उसमें ये पूछा था कि कितनी लॉग्स का सम कुछ नंबर दे रखा था, मान लो 46 या क्या होगा। यस सर। तो वहां पर 2 ऑप्शन आ रहे थे, मान लो ऐसे ही थे, मान लो 2 और 9 आ रहे थे। तो 2 लॉग पे भी सम इतना हो जाएगा और उसके बाद भी। तो वो इस टाइप के केस बन रहे थे माइनस वाले। यस सर। लेकिन इसमें और इसमें एक डिफरेंस है दोनों में। ये नंबर ऑफ लॉग्स जो हो सकती हैं वो कभी माइनस में नहीं हो सकती, यानी ये सारी पॉसिबिलिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस। यस सर। मतलब देखो शॉर्ट में समझ लो, हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हो तुम। हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर नंबर्स की हम बात करें और एपी ऐसे नंबर्स दे रखे हो 10, 8, 6 ऐसे करके एक एपी बना हुआ है, और ये पूछा है कि सम 18 कितने टर्म्स का होगा, तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी 2 भी हो सकता है और मैं नहीं कर सकता। 9 भी हो सकता है, क्योंकि नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव नेगेटिव। भी हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यस। लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बने, जैसे नंबर ऑफ लॉग्स रखे हुए हैं, नंबर ऑफ बुक्स हैं, या कुछ पैसे हम जमा कर रहे हैं, या नंबर ऑफ पर्सन किसी एक जगह पे जमा है, इस टाइप से अगर कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन से ये एपी बन रहा है, तो उस केस में निगेटिव वाली चीज नहीं हो सकती पॉसिबल। भाई लॉग्स निगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ पर्सन कहीं पे निगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। यस सर। यस तो सर। उस केस में हमारा आंसर सिर्फ 2 होगा, हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। चलो इसे हम नेक्स्ट क्लास पे इस चीज को अलग से फिर डिस्कस करेंगे। सर आ गई यस समझ सर। में ये चीज। ठीक है, समझ में आ गए तो ठीक है, फिर भी ठीक। एक क्वेश्चन हम ऐसा कर लेंगे जिसमें ये सिचुएशन आ रही है। यस सर। ठीक है, फिर एपी खत्म, फिर हम नेक्स्ट फिर चैप्टर शुरू करेंगे। सर ठीक है। थैंक यू सर। क्लास खत्म करते हैं।